भारत इतिहास रचने के बेहद करीब जा पहुंचा है। अरसों के इंतजार के बाद फाइनली इसरो का चंद्रयान-3 चांद पर एक कामयाब लैंडिंग करने के लिए तैयार है। धीमे धीमे अपनी रफ्तार को कम करता ये लैंडर चांद की सतह के करीब पहुंच रहा है। अब से कुछ देर बाद ये फाइनली लैंडिंग कमांड को इनिशिएट करते हुए चांद की ओर जाना शुरू करेगा और जब इसकी ऊंचाई सतह से चंद मीटर ही रह जाएगी तो एक के बाद एक बहुत से क्रूशियल मूवमेंट्स आएंगे जिन्हें पार करते हुए ये लैंडर आगे बढ़ता जाएगा। इस दौरान इसे बहुत सी टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस और कैलिब्रेशन सीक्वेंस को पास भी करना होगा ताकि इसकी एक सेफ एंड साउंड लैंडिंग हो सके। आइए अब इस पूरे लैंडिंग सीक्वेंस को सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 जुलाई सन 2023 की रोज धरती से लॉन्च होने के बाद निरंतर ये स्पेसक्राफ्ट चांद की ओर अपने सफर में था। इस कड़ी में लॉन्च के शुरुआती 17 मिनट्स में ये स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल को पार कर लो अर्थ ऑर्बिट में एंटर हुआ, जिसके बाद इसने एल्वियम 3 रॉकेट की फाइनल propulsion स्टेज से डिटैच होकर अपने आगे के सफर की शुरुआत की। अब क्योंकि हमारे पास इस स्पेसक्राफ्ट को चांद तक पहुंचाने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट में ही फ्यूल था और इसीलिए हमने इस ऑर्बिट को चूज किया। लेट्स से अगर हमारे पास यूएस या रशिया की तरह कंपैरेटिवली ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करने वाला रॉकेट होता तो हम इस कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी सी ट्रेजेक्टरी को छोड़कर सीधा एक ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन परफॉर्म करके विद इन फ्यू डेज यहाँ तक पहुँच जाते। बट करंट सिनेरियोज में चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसी ही ट्रेजेक्टरी का इस्तेमाल करते हुए चांद तक अपनी राह को तय किया है, जिसके तहत धरती के इर्द गिर्द 5 ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर्स परफॉर्म करते हुए इसने 1,27,609 किलोमीटर बाय 236 किलोमीटर कोऑर्डिनेट्स वाली ऑर्बिट अचीव की, जिसके बाद इसने कुछ इस ढंग से स्लिंग शॉट फोर्स एक्सपीरियंस करते हुए इस ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट में आगे बढ़ना शुरू किया और फाइनली अर्थ को छोड़कर मून के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू किया। 5 अगस्त को हुए इस ल्यूनर इंसर्शन में ऑर्बिट डिके का ये ट्रेंड देखने को मिला। इस कड़ी में चंद्रयान-3 कुल 4 फुल ऑर्बिट्स पूरी करते हुए चांद के करीब जाता गया। इस कड़ी में हर बदलती ऑर्बिट के साथ चांद और इसकी दूरियां घटती गईं। इसी बीच 17 अगस्त की रोज इसके propulsion मॉड्यूल और लैंडर यूनिट का सेपरेशन हुआ और डी-बूस्ट करते हुए वो धीमे धीमे सतह के करीब बढ़ने लगा। अब यहाँ से शुरुआत हुई असल एक्शन की, क्योंकि अब हम लैंडिंग से चंद घंटों पहले के कुछ बेहद ही रोमांचक मगर जोखिम भरे घंटों को एनकाउंटर करने वाले हैं। इसके अंतर्गत शुरुआत होती है इस क्रिटिकल लैंडिंग सीक्वेंस की। लैंडिंग से करीब 20 मिनट पहले ये इस मिशन के इतिहास का वो समय जब करोड़ों लोगों की उम्मीदें इससे लगी हुई होंगी। इस वक्त ये मून की सरफेस की ओर डिसेंट परफॉर्म करते हुए 4.1 किलोमीटर के अपने लैंडिंग जोन का रुख करेगा। इस कड़ी में शुरुआती 5 मिनटों में ये अपनी डिसेंडिंग वेलोसिटी को घटाकर 2.1 किलोमीटर पर आवर तक ले आएगा और इस दौरान इसमें लगे थ्रस्टर्स कॉन्स्टेंटली फायर होकर इसे बैलेंस और स्टेबलाइज पोजीशन में अलाइन रखेंगे। इस दौरान इसकी लैंडिंग का सारा दारोमदार इसके ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर ही होगा। इसरो वैज्ञानिकों से मिली जानकारी के अनुसार इस वक्त वे सिर्फ इसे डिसेंड करते हुए देख पा रहे होंगे। वे इसके सभी कंप्यूटर और इंस्ट्रूमेंट्स की परफॉर्मेंस रीडिंग्स देख पा रहे होंगे, मगर किसी भी तरह का कोई एरर आ जाने पर उनके पास सिवाय इसे निहारने के कोई और रास्ता नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ इतना जल्दी होगा कि उन्हें इस पर रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलेगा। लैंडिंग से करीब 15 मिनट पहले चांद की सतह से जब इसकी दूरी कुछ 30 किलोमीटर ही रह गई होगी और इस दौरान ये 1.6 किलोमीटर प्रति घंटे की डिसेंट वेलोसिटी के साथ चांद की ओर बढ़ रहा होगा। ऐसे में अगले 690 सेकंड्स में लैंडर पर लगे चारों मेन थ्रस्टर्स फायर करके इसकी स्पीड को कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करते हुए 60 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ले आएंगे। इस बीच इसमें लगा ट्रबलसम कैमरा गाइडेड फेज एक्टिवेट होकर अगले 10 सेकंड तक काम करेगा, जिसके अंतर्गत इसमें लगे प्रॉक्सिमिटी कैमरास चांद की सतह की बेहद हाई रेजोल्यूशन डिटेल्ड फोटोज और वीडियोस कैप्चर करेगा, जिसे फर्दर ऑनबोर्ड एरर कंट्रोल सिस्टम क्रिटिकली एनालाइज करके इसके 4 किलोमीटर के लैंडिंग जोन में किसी एक सेफ स्पॉट को चूज करके फाइनल टचडाउन के लिए आगे बढ़ेगा। इस कड़ी में जब सतह से इसकी ऊंचाई करीब 1500 से 800 मीटर ही रह जाएगी तो ब्रेकिंग फेज की शुरुआत होगी
इस कड़ी में स्पेसक्राफ्ट में लगे सभी सेंसर्स और ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स डेटा की प्रोसेसिंग और प्रॉक्सिमिटी मॉनिटरिंग जारी रखेंगे। डेटा प्रोसेसिंग और एक्शन का ये सिलसिला अगले कुछ और सेकंड्स तक चलता रहेगा, जब तक ये सरफेस पर फाइनल टचडाउन ना कर जाए। अगले 12 सेकंड्स में जब ये स्पेसक्राफ्ट 150 मीटर की ऊंचाई पर होगा तो इसका क्लोजअप ग्राउंड एनालिसिस जारी रहेगा। इस कड़ी में अगर यहाँ पर पहुँचने के बाद भी फाइनल लैंडिंग साइट पर कुछ ऐसा इश्यू होता है तो उसे सॉल्व किया जाएगा। इसके पास अभी भी इतना टाइम और फ्यूल बाकी होगा कि ये एक और शिफ्ट अपने लिए परफॉर्म कर सके और बेहतर और सेफ साइट का चुनाव कर सके। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो डिसेंट को आगे बढ़ाया जाएगा और इसे लैंडिंग से पहले आखिरी 73 सेकंड्स में 150 मीटर का ये फासला तय करना होगा। इस कड़ी में सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, सभी रीडिंग्स और सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करते हुए, सभी एरर्स और बग्स को बाईपास करते हुए आखिरकार ये एक सॉफ्ट और स्मूथ लैंडिंग परफॉर्म करेगा। एंड दैट्स हाउ दिस मिशन विल लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। इस लैंडिंग के साथ ही भारत का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। चांद पर कामयाबी के साथ लैंड करने वाले चंद देशों की सूची में एक भारत का नाम भी जुड़ जाएगा। साथ ही अब हम वो पहले देश भी होंगे जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक कामयाब लैंडिंग परफॉर्म की होगी। और कुछ यूं पिछले कई हफ्तों से चल रही ये जद्दोजहद कम से कम कुछ पलों के लिए तो रुकेगी और हमारे वैज्ञानिक भी चैन की सांसें भर सकेंगे। लिहाजा अभी सारी मुसीबतें खत्म नहीं हुई हैं। लैंडिंग के बेहद क्रूशियल और सेंसिटिव मोमेंट को पार कर लेने के बाद भी तमाम चैलेंजेस इस स्पेसक्राफ्ट के सामने बने हुए हैं। खैर, आइए अब एक कामयाब लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 के ऑपरेशनल सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं कि चांद की सतह पर लैंड करने के बाद चंद्रयान 3 क्या और कैसे करेगा। लैंडिंग के कुछ मिनटों बाद लैंडर अपने ऊपर लगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन करेगा, जिसके अंतर्गत आसपास की कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन सभी डिवाइसेस को सेट और ऑप्टिमाइज किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इन डिवाइसेस में वो सभी इनिशियल सेटिंग्स की जाएंगी, जिसके बाद उन्हें काम में लिया जाएगा। जब इस लैंडर का दरवाजा खुलेगा तो ये रैंप एक्सटेंड होगी, जिसके बाद 27 किलो वजनी प्रज्ञान रोवर इससे बाहर निकलकर चांद की सतह पर मंडराना शुरू करेगा। मीनवाइल लैंडर पर लगे तमाम साइंटिफिक पेलोड्स अपना काम शुरू करेंगे। इस कड़ी में लैंडर पर लगे सोलर पैनल्स सनशाइन की ओर अलाइंड रहकर 738 वॉट तक की पावर जनरेट करेंगे। साथ ही टिनी रोवर 50 वॉट की पावर को जनरेट करेगा, जो कि इसके रोविंग मैकेनिज्म, 2 ऑनबोर्ड साइंटिफिक पेलोड्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए काफी है। इस कड़ी में चेस्ट यानी कि चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट का डिप्लॉयमेंट होगा, जो कि फिजिकली चांद की सरफेस में पेनिट्रेट करके मून की थर्मोडायनेमिकल स्टडी को परफॉर्म करेगा। इसके अंतर्गत हमें चांद के हीट फ्लो से जुड़ा बेहद ही कीमती डेटा हासिल होगा। चांद की जियोमॉर्फोलॉजी पर आज तक भी कुछ खास स्टडी नहीं हुई है, जिसके चलते हमें आज भी चांद के इंटरनल स्ट्रक्चर और उसमें वॉल्केनिक एराज के आफ्टरमैथ्स का कोई खास आइडिया नहीं है। ऐसे में ये एक चीज हमें चांद के इस मिस्टीरियस एस्पेक्ट पर रिसर्च करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा लैंडर पर ही लगे अन्य पेलोड्स जैसे कि रंभा यानी कि रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इल्सा यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी और एलएसए यानी कि लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे रिस्पेक्टिवली मून पर प्लाज्मा पार्टिकल्स के डिटेक्शन से जुड़ी रिसर्च को परफॉर्म करेंगे। एक डिटेल्ड सिस्मिक स्टडी और मून क्वेक्स का डिटेक्शन और लास्टली लेजर एरेज की मदद से पृथ्वी और चांद के बीच की दूरियों के फर्क को समझेंगे। मीनवाइल वहीं इसका रोवर अपनी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए ल्यूनर टेरेन को स्टडी करना शुरू करेगा। ये भी 2 साइंटिफिक पेलोड से लैस है, जिसमें लिब्स यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और एपेक्स यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर शामिल है, जिनकी मदद से ल्यूनर सरफेस की फोटोमेट्रिकल और स्पेक्ट्रल स्टडीज को कंडक्ट करके उसकी फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन का पता लगाना है। इसके जरिए हम चांद की जियोकेमिस्ट्री को समझने की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे और चांद पर मौजूद प्रेशियस और रेयर एलिमेंट्स की खोज करके आने वाले वक्त के कमर्शियल मिशंस को भी फैसिलिटेट करने वाले हैं। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऊपर ऑर्बिट में मंडरा रहा propulsion मॉड्यूल भी एक साइंटिफिक पेलोड शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ से लैस है, जिसका काम अर्थ के एज अ हैबिटेबल प्लेनेट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को कैप्चर करना है,
ताकि हम उसे अन्य एक्सोप्लैनेट्स के स्पेक्ट्रा से कंपेयर करके एक्सोप्लैनेटरी रिसर्च की नई पॉसिबिलिटीज को भी एक्सप्लोर कर सकें। और कुछ यूं न्यू इंडिया का ये मून मिशन नेशन प्राइड से ज्यादा बढ़कर एक साइंटिफिक एंडेवर भी है जो ह्यूमन काइंड को ग्रो करने में हेल्प करेगा। इस पर आपका क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।